नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। शुरुआत करते हैं हरियाणा की अहम खबर से। हरियाणा में जल्द ही 92 ब्लॉक्स पर खनन को मंजूरी दी जा सकती है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में खनन विभाग की एक बैठक में इस बात पर सहमति बनी है। हरियाणा में जल्द ही खनन का काम एक बार फिर शुरू हो सकता है। चंडीगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में खनन विभाग की एक अहम बैठक हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई, जिसमें खनन के लिए चिन्हित स्थानों पर जल्द खनन का काम शुरू करने पर सहमति बनी। सोच है भी माइनिंग चले और उसके अंदर जो भी जहाँ जहाँ कोई दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को ठीक करके और माइनिंग सुचारू रूप से चले और लोगों को सस्ते दामों पर रेत और बजरी दिलवाना सरकार की प्राथमिकता है और उसके लिए आज समीक्षा बैठक थी। खनन विभाग की बैठक में पंचकुला से अंबाला और यमुनानगर में भी जल्द ही छोटे छोटे ब्लॉक्स में खनन को मंजूरी दिए जाने का फैसला किया गया। इससे प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगेगी। अवैध खनन के लिए तो पहले भी सरकार बड़ी सचेत है इस मामले को लेकर के, और अब भी ये बात कही गई है कि जहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि अवैध खनन की वजह से हरियाणा सरकार को राजस्व का भी घाटा उठाना पड़ा है। इसकी बड़ी वजह सूबे में अवैध खनन माफियाओं का सक्रिय होना रहा है। लेकिन अब सरकार ने अवैध खनन के इस कारोबार पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला कर लिया है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज अपना 82वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 82वें जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस मौके पर जुटी भीड़ ने पारंपरिक नृत्य कर मुख्यमंत्री के जन्मदिन की खुशी मनाई और उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी प्रशंसकों को निराश नहीं किया और उनके बीच पहुंचकर जन्मदिन का केक काटा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की जनता के ढेर सारे प्यार और समर्थन के चलते जनसेवा करने का इरादा और ज्यादा मजबूत होता है। प्रदेश की जनता को बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका प्यार, उनका सहयोग, उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद जो मुझे हमेशा प्राप्त हुआ है, उसी से मुझे इन इतने वर्षों के अंदर जो है वो जनता की सेवा करने का मौका मिला है और जनता की सेवा करने का जो भावना है मुझे और ज़्यादा प्रबल हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री से मीडिया ने सवाल किया कि क्या वो 7वीं बार सूबे के सीएम बनेंगे। इसका फैसला उन्होंने जनता पर छोड़ दिया, जबकि उनके समर्थक उन्हें 7वीं बार सीएम बनते देखना चाहते हैं। 7वीं बार फिर से आपको मुख्यमंत्री? देखिए, ये तो भगवान के हाथ में है, जनता के हाथ में है। जो ईश्वर चाहेगा, जो जनता चाहेगी, वही होगा। मनोकामना राजा साहब के साथ ये है कि 7वीं बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सर, हम राजा जी के लंबी उम्र के लिए कामनाएं करते हैं और 7वीं बार उनके सीएम बनने के लिए कामनाएं करते हैं। हम राजा साहब के बहुत आभारी है जिन्होंने कि हमें रोजगार दिया है और उनके जन्म दिवस पर जो है हम उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे प्रदेश के लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लोगों की जो भावनाएं राजा साहब के साथ जुड़ी हैं और जो राजा साहब हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते विकास करवा रहे, उस विकास को जो है एक मोहर लगाते हैं लोग जब इस तरह पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री के प्रशंसकों की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि 6 बार सूबे के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 7वीं बार भी रेस में नजर आ सकते हैं। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया। साफ है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज अपना जन्मदिन तो मनाया, लेकिन मौका मिला तो इस दौरान भी वो अपने विरोधियों पर सियासी हमले से चूके नहीं। मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर चल रही सीबीआई जांच को विरोधियों की साजिश बताया। मौका जन्मदिन का था, इसलिए मुख्यमंत्री सियासी विरोधियों पर बोलने से बच रहे थे। इस बीच जैसे ही मीडिया ने उनके खिलाफ चल रहे सीबीआई और ईडी के मामलों का राग छेड़ा तो मुख्यमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और लगे हाथ विरोधियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने दावा किया कि ये सब उनके विरोधियों का किया कराया है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। जो ये सीबीआई के केसेस है, आईबी के केसेस है, इनकम टैक्स के केसेस है, ये मेरे विरोधियों द्वारा मेरे रास्ते को रोकने के वास्ते ये सारा षड्यंत्र रचा गया है।
हालांकि मुख्यमंत्री ने विरोधियों को दो टूक जवाब दिया है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि वो इन मामलों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं है और इस सियासी बवंडर से पाक साफ होकर बाहर आएंगे। मुझे यकीन है अपने ऊपर, मुझे यकीन है भगवान के ऊपर, मुझे यकीन है सच्चाई के ऊपर, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो मैं मेरे ऊपर जो अभी एक बवंडर खड़ा हुआ है उससे मैं बिल्कुल साफ सुथरा बाहर निकलूंगा। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सीबीआई और ईडी मुख्यमंत्री के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। हालिया दिनों में सीबीआई ने मुख्यमंत्री से 2 दिन लगातार पूछताछ भी की थी। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में शिलान्यासों की सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर उनकी लगाई पट्टिकाएं बदलने का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री ने भी करारा पलटवार किया। हिमाचल प्रदेश में शिलान्यासों की सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। शिमला में 2 दिवसीय कोटखाई उत्सव के समापन में शिरकत कर रहे नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सरकार पर बरसते हुए आरोप लगाया कि जिन योजनाओं की शुरुआत बीजेपी के शासन में हुई थी उनकी शिलान्यास पट्टिकाओं को हटाकर मुख्यमंत्री वहां अपने नाम की बड़ी पट्टिकाएं लगा रहे हैं। इधर सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी धूमल के आरोपों का करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व की बीजेपी की सरकार ने ही कुछ जगहों पर ऐसा जरूर किया था जिसकी जांच भी चल रही है। मुझे कह रहे हैं कि नाम पट्टिका जो है वो हटाई जा रही है उनके नाम की, जो उन्होंने पिछली बार मुख्यमंत्री थे। मुझे नहीं पता कहाँ हुआ है, वो किसके बारे में कह रहे हैं। अगर ऐसी बात हुई है निश्चित रूप से वापिस लगाई जाएगी। शिमला के कोटखाई उत्सव में बीजेपी सांसद वीरेंद्र कश्यप और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। ऐसे में हिमाचल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला और तेज होने के आसार हैं। विशाल द्विवेदी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर अब की बार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों की खेमेबंदी एक बार फिर से उभरने लगी है। अब की बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर बयानबाजी का दौर अभी से ही शुरू हो गया है। हालांकि साल 2014 में सेंट्रल बीजेपी ने तय किया था कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार की उम्र 72 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या 72 की उम्र सीमा पार कर चुके प्रेम कुमार धूमल की जगह इस बार कोई और होगा बीजेपी का सीएम उम्मीदवार। ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो तय करते हैं। ये आम कार्यकर्ता, विधायक या सांसद जो है वो इसमें उनका कोई रोल नहीं होता है। जो भी नेता जो है वो तय किया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा। हिमाचल बीजेपी में सीएम उम्मीदवार का मुद्दा कुल्लू के बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में भी उठा था, जब केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश की राजनीति में वापसी के संकेत दिए थे। लेकिन धूमल के करीबी मानते हैं कि सीएम उम्मीदवार का चुनाव नेता की लोकप्रियता और जनभावना के आधार पर होना चाहिए। जनता पार्टी हमेशा जनभावनाओं और व्यक्ति के प्रभाव को देखते ही कैंडिडेट्स को उतारती है और लीडरशिप का जो मामला है उसको भी हमारा केंद्रीय हाईकमांड तय करता है। हिमाचल बीजेपी में नेताओं की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। चाहे प्रेम कुमार धूमल हो या शांता कुमार, वक्त वक्त पर सियासी नफा नुकसान का ख्याल करते हुए सभी एक दूसरे को निशाने पर लेते रहे हैं। लेकिन अब की बार का चुनाव बीजेपी के लिए वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सियासी रण में जेपी नड्डा ने भी वापसी के संकेत दे दिए हैं। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। टीम इंडिया के कोच की खोज आज खत्म हो सकती है। धर्मशाला में चल रही बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर फैसला ले लिया गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने इसके संकेत दिए हैं। हालांकि खबर यह भी मिल रही है कि कोच की रेस में 2 नाम अनिल कुंबले और रवि शास्त्री शामिल हैं, जिनमें से अनिल कुंबले का नाम टॉप पर चल रहा है। इस बैठक में देश भर की क्रिकेट एसोसिएशन के कप्तान और कोच हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त फ्रेश अपडेट ये मिल रहा है कि कुछ ही देर में बीसीसीआई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि टीम इंडिया के नए कोच के नाम का ऐलान किया जाएगा। और हमारे संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि जब धर्मशाला में हिंदुस्तान का पहला
एनुअल कॉन्क्लेव, क्रिकेट कॉन्क्लेव हो रहा है, तो उसके तीसरे दिन हमारा प्रयास है कि उसकी घोषणा हो जाए, जो आज है, और आशा करते हैं आज शाम से पहले पहले उसकी घोषणा हो जाए। तो आपको बता दें कि इस खबर पर लाइव अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा, और साथ ही फोन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता एस गोपालपुरी। यहां पर आप जाना चाहेंगे जानकारी जिस तरीके से मिल रही है कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है। जी रीना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय जो था वो लगभग 5 बजे का तय था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मीटिंग सुबह से यहाँ पे चल रही है उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हो गई है और अभी अनुराग ठाकुर का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पे अभी अनुराग ठाकुर आने वाले हैं और संभावना है कि वो कोच का जो आज अनाउंसमेंट है वो आज की डेट में कर देंगे। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। सुबह रणजी टीम के कैप्टन और कोचेस की मीटिंग थी, उनसे सजेशन ये मांगे थे बीसीसीआई ने कि किस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद आईपीएल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी जिसमें जो पिछला क्रिकेट सीजन गया है उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद अगले क्रिकेट सीजन में कैसे वो कमियां दूर करनी है उसको लेकर सजेशन बीसीसीआई ने मांगे थे। फिर एफिलिएशन कमेटी की मीटिंग थी, उसके बाद जूनियर कमेटी की मीटिंग्स थी। ये सारी मीटिंग्स आज अभी तक चल रही हैं, कुछ मीटिंग्स खत्म हो गई हैं और अभी आईपीएल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग चली हुई है और जिसके बाद अब बीसीसीआई के लोग सब वहीं पे मौजूद हैं और उसके बाद कोच की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो कल वर्किंग कमेटी की बीसीसीआई की मीटिंग है। कल वो जितने भी सजेशंस आज की मीटिंग्स में बीसीसीआई को उसमें से कितने अप्रूव होते हैं, कितने बीसीसीआई मानती है, उसका फैसला बीसीसीआई कल अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में करेगी। और उसके बाद आज एक और भी यहाँ पे एक मैच का आयोजन किया गया है जो बीसीसीआई की मेंबर्स के बीच में ही खेला जाएगा, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज के बीच में। लेकिन वो मीटिंग्स खत्म होने के बाद कोच के अनाउंसमेंट के बाद ही वो मैच जो है यहाँ पे शुरू होगा। जी गोपालपुरी, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहित प्रेम शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, एक बात जरूर साफ है कि अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने के बाद हिमाचल पर सबकी निगाहें हैं और क्रिकेट को लेकर हिमाचल को भी खूब माइलेज मिलने वाला है क्योंकि अहम बैठकें हो रही हैं धर्मशाला में और कोच का ऐलान भी धर्मशाला से ही कुछ ही देर में होने वाला है। बिल्कुल रीना, देखिए अनुराग ठाकुर जो है वो बहुत ही एक काबिल नेता हैं और उसके साथ साथ एक प्लेयर भी रह चुके हैं और अब जो है इस मुकाम तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर अगर वो आगे बढ़े हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी जो खेल है क्रिकेट का खास तौर पर वो भी आगे बढ़ेगा। और जो मीटिंग्स यहाँ पर हो रही है, बैठकों का दौर जो शुरू हुआ है, यहाँ पर कोई एक ठोस निष्कर्ष जो है वो निकलेगा। और कोच को लेकर के जो है फिलहाल सभी के मन में ये है कि कोच कौन होगा। तो ऐसे में थोड़ी देर में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, मुझे लगता है सबसे पहली लाइन यही होगी अनुराग ठाकुर की कि ये जो है नाम हमने कोच के लिए जो है वो फाइनल कर दिया है। इसमें जो सूत्रों की माने तो अनिल कुंबले का नाम जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है और हो सकता है कि मुहर उनके नाम पे लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार और करना जरूरी होगा मोनिका। और साथ ही एक और चीज सामने निकल के आई है, डिस्कशन में ये चीज हुई थी कि क्यों ना कोच जो है वो अलग अलग हो, यानी 3 कोच हों, एक बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग का। तो अब इस पर जो है सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसका खुलासा भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब जो एक अहम फैसला जो है कोच को लेकर के वो आना बाकी है और सभी को जो है इसका भी इंतजार रहेगा। रीना जी मोहित बने रहिए। गोपालपुरी, आपसे जाना चाहेंगे, जिस तरीके से मोहित ने जानकारी दी है कि इस बात को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि 3 अलग अलग कोच हो, इस पर क्या कुछ वहां से लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है? हाँ, ये अभी इसमें मीटिंग में यहाँ पर ये चर्चा भी सुनने में आई है कि 3 कोचेस को लेकर उसमें सहमति आपस में बनना बाकी है। लेकिन ऐसा जो प्रपोजल है वो दिया गया है कि फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग के लिए 3 अलग कोचेस हो, लेकिन उसमें से एक हेड कोच होगा और बाकी के 2 कोच सहायक कोच बनेंगे। लेकिन उसके बाद जो खुलासा होने, जो सहमति बननी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हो पाएगी, जिसका भी इंतजार चल रहा है। जी गोपालपुरी, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मोहित भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, तो ऐसे में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि कब ऐलान होगा नाम का? बिल्कुल रीना, देखिए ये काफी अहम है क्योंकि एक कोच है उस पर ये दामोदार रहता है कि किस तरह से वो कोचिंग देता है और किस तरह से आगे जो टीम परफॉर्म करती है। यानी जो एक स्ट्रेटेजी कोच बनाता है टीम के खिलाड़ियों के लिए, वही जो है वो आगे चल करके टीम की जो एक मजबूती है उसको जो है वो और ज्यादा पुख्ता करते हैं। तो अब सबसे पहले तो यही देखना होगा कि कोच कौन बनता है और उसका फिर बैकग्राउंड क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है
कि कौन से क्या वो अनिल कुंबले का जिस तरह से नाम आ रहा है तो किस तरह से वो बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देगी, तवज्जो देगी, बैटिंग पर तवज्जो फिर कौन देगा। जिस तरह से गोपाल भी बता रहे थे कि बैटिंग के लिए और फील्डिंग के लिए जो है वो कोच और हो सकते हैं, नाम जो है इसमें शामिल भी किया गया है। तो ऐसे में अब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है खासतौर पर टीम इंडिया के लिए कि कोच जो है वो कौन होगा, और कुछ ही देर में इसका खुलासा जो है, जिस तरह से मैंने कहा कि पहली लाइन हो सकती है कि ये नाम हमने कोच के लिए तय किया है, तो काफी महत्वपूर्ण एक डिसीजन जो है वो आज लिया जा सकता है। और निश्चित रूप से ये जो डिसीजन है ये हिमाचल की भूमि पे लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक छोटा सा राज्य है, एक काफी बड़ी और अहम मीटिंग इस राज्य में जो है आज की जा रही है, तो उस दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। पल पल की अपडेट जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप तक पहुंचाता रहेगा, जिससे कि ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार टीम इंडिया का नया कोच कौन होगा। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।